और मैं जो फ्री में आपको बता सकता हूं जिससे कि आपको फायदा मिले, और इसके बाद भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ मेंटरिंग के हिसाब से जुड़े रह सकते हो, जो कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये ऑप्शन देता हूं। तो जो सेमिनार में आ रहे हैं मैं उनको भी ऑप्शन दे रहा हूं कि आप पोस्ट दिस सेमिनार आपको किसी भी तरह की मेंटरिंग हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे या फोन पे मुझसे बात कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन योर वे, कि आपको क्या समझ में आ रहा है उस हिसाब से आपको मैं सजेस्ट कर पाऊं। स्टॉक मार्केट जो रिस्क है उसको मेजर किया जा सकता है, उसको मेजर करके आप उसका डेप्थ निकाल सकते हो। रिस्क है, ये बात सही है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता है इवेंट। कल क्या होगा किसी के हाथ में नहीं, फ्यूचर किसी को नहीं पता है, लेकिन फिर भी कुछ एक स्टडीज हैं जिसको कि आप फंडामेंटल और टेक्निकल टर्म्स में मेजर कर सकते हो। समझ में आ रहा है खुदा जी? yes. आपको बस तो आप मेजर कर सकते हो, और मेजर करने के बाद आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। रिस्क रिवार्ड जो है यदि आपको मालूम पड़ जाता है तो आप अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो। आप अपनी कैपिटल उसमें ज्यादा डाल सकते हो या कैपिटल कम डाल सकते हो, वो आपके ऊपर। आप अपना टाइम होराइजन चेंज कर सकते हो कि भाई मैं 6 महीने के हिसाब से सोच रहा था, हो सकता है मैं 1 साल के हिसाब से इन्वेस्टेड रहूं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, और ये सब कुछ अपने जब कोर्स करते हैं हमारे यहाँ तो हम लोग सब कुछ सिखाते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है, इज स्टॉक मार्केट फॉर ऑल? सबके लिए है स्टॉक मार्केट कि नहीं? तो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं तो सैलरीड हूं, तो मेरे को स्टॉक मार्केट से क्या फायदा है, मैं तो इतना पैसा लगा ही नहीं सकता हूं। तो उसके लिए भी स्टॉक मार्केट है, सब्जेक्ट टू वो ये चीज को समझे कि एक इकोनॉमी के अंदर में इन्फ्लेशन बोल के एक टर्म होता है। आप समझते हैं इन्फ्लेशन? महंगाई बढ़ती है कि घटती है? डिपेंड करते हैं जैसे टाइम पे। अभी आपको क्या लगा कि कोई चीज की महंगाई, जैसे खाने पीने का सामान है, पढ़ाई है, मेडिकल कॉस्ट है, ये सब की महंगाई आज से 10 साल पहले जो कॉस्ट था आज वही कॉस्ट है कि बढ़ा है? बढ़ा है। आपका क्या व्यू है? बढ़ा है। आपका व्यू है बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? महंगाई क्यों बढ़ती है, घटती क्यों नहीं? इसके 2 रीजन होते हैं, एक डिमांड और एक सप्लाई। डिमांड सप्लाई को लेकर के सिस्टम के अंदर एक ऑटोमेटिक मूवमेंट चल रहा है। ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है, हर साल इंडिया में 2 करोड़ आदमी बढ़ जा रहे हैं। कितने? 2 करोड़। तो उनकी तो डिमांड आ रही है, पैदा होना मरना होना छोड़ के नेट में 2 करोड़ आदमी ऐड हो जा रहे हैं। तो 5 साल बाद वो 2 करोड़ आदमी 5 साल के हो जाएंगे, फिर 10 साल के हो जाएंगे। तो उसके हिसाब से ये साइकिल चल रहा है। तो एक तो ये कारण है कि डिमांड जो है वो बढ़ती है, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं बढ़ता है। तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है तो चीजों के दाम बढ़ते हैं। यदि हम सप्लाई बढ़ा दें और उसका डिमांड नहीं रहे तो फिर दाम क्या बढ़ेगा? गिर जाएगा ना। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दाम ऊपर नीचे क्यों होता रहता है एक शेयर का? डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड बढ़ जाती है तो दाम बढ़ जाता है, जब सप्लाई बढ़ जाती है तो दाम गिर जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड रहने के लिए। इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत जरूरी है वेल्थ को क्रिएट करने के लिए। वेल्थ किसको बोलते हैं? हमारे पास आज 50 लाख रुपया है, हमारे पास आज 5 लाख रुपया है, हम कुछ नहीं करेंगे, बट 5 साल बाद वो 5 लाख बढ़ जाना चाहिए, वो 50 लाख बढ़ जाना चाहिए, वो पड़ा पड़ा अपने आप बढ़ जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है? घर में पड़े पड़े रुपया बढ़ जाएगा? इन्वेस्ट करने से मनी विल अर्न मनी। इन्वेस्ट करने से वो पैसा बढ़ने की चांसेस है, लेकिन वो पड़ा पड़ा रुपया जो है वो इन्फ्लेशन से उसका कॉस्ट घट जाएगा, उसका वैल्यू घट जाएगा। क्योंकि आज से 10 साल पहले जो 100 रुपए में सामान आ रहा था वो आज 100 रुपए में नहीं आ रहा है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इन्फ्लेशन जो है वो हम सबको अफेक्ट कर रहा है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो सैलरीड हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उन सबको इन्फ्लेशन हिट कर रहा है। और इन्फ्लेशन के ऊपर हमको आने के लिए एक ऐसा प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा
जो इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न देता हो। यदि इन्फ्लेशन 5% का है, जो कि परसेंटेज टर्म्स में इन्फ्लेशन को नापा जाता है, तो इन्वेस्टमेंट आप ऐसी जगह करें जहां पे रिटर्न जो है 5% से ज्यादा, तब हमको रियल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मिलेगा। इसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। इन्फ्लेशन और इन्वेस्टमेंट का जो गैप है उसको बोलते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न इंडियन इकोनॉमी में 2014 से पॉजिटिव चल रहा है, जो कि 2007 से 2014 तक पॉजिटिव नहीं था। जी समझ में आया क्या बोल रहा हूं? इन्फ्लेशन जो है 2007 से 2014 तक इतना ज्यादा था, और नॉर्मल यदि आप एफडी करते बैंक में, उसका जो रेट था उस इन्फ्लेशन से नीचे था, तो आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो नेगेटिव था। समझ में आ रहा है? तो आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और नुकसान भी हो रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा होता है क्या? ऐसा हुआ। 2014 के बाद इस गवर्नमेंट ने उस चीज को चेंज किया। इकोनॉमिक डायनेमिक्स को ऐसा चेंज हुआ कि इन्फ्लेशन को नीचे लाया गया, और बैंक एफडी, जिसको हम लोग सेफ मानते हैं, जिसको कि हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न मानते हैं, कि इसमें रिस्क नहीं होता है, इसमें पैसा लगाने से बढ़ता है, डूबता नहीं है, वो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। तो उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है इन्फ्लेशन से ज्यादा हुआ 2014 के बाद। उस सिनेरियो में क्या होता है? वेल्थ क्रिएट होता है। यदि आज इन्फ्लेशन फिर से यदि उसके ऊपर निकल जाए, तो हम जितने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं मार्केट में, उसका वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा पैसा बढ़ रहा है तो हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो हमको तो खर्चे से ज्यादा कमाने से ही हमारा वेल्थ क्रिएट होगा। तो स्टॉक मार्केट सबके लिए है, क्योंकि इन्फ्लेशन सबको अफेक्ट करता है। इस स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स बिग कैपिटल। बहुत ज्यादा रुपया चाहिए स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए? ऐसा जरूरी तो नहीं है। पहले था ना, बहुत सारा लॉट में खरीदना पड़ता है, तो वो कम हो गया। नहीं, अब लॉट एक पीस शेयर खरीद सकते हैं, पहले था ये बात उसको सही लॉट है। में खरीदना पड़ता था। हाँ, ये आपका बात सही है कि पहले 100 शेयर की एक लॉट होती थी। ये बात कर रहे हैं 1992 1995 के आसपास, जब फिजिकल शेयर्स में काम होता था। तो क्या है, 100 शेयर, 50 शेयर, 200 शेयर, 500 शेयर, ऐसे एक लॉट होता था पेपर पे। अब पेपर ट्रेडिंग नहीं होता है, अब डीमैट हो चुका है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। जैसे आपके बैंक में रुपया रहता है डिजिटल फॉर्म में, वैसे आपका डीमैट अकाउंट एक होता है, इसमें आपका शेयर्स रहता है डिजिटल फॉर्म में। फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं रहता है, डिजिटल फॉर्म में वो ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये न्यू इन्वेस्टर को बता रहा हूं, बाकी सबको पता भी होगा। तो अब कैपिटल का क्वेश्चन ऐसा आता है कि मार्केट के अंदर में आपके पास सब ऑप्शन है। आप कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? आप 100 रुपया भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 1 लाख भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप 1 लाख करोड़ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी कैपिटल आपको चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, आप 10,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कई लोगों को ये कंसेप्ट होता है कि स्टॉक मार्केट मतलब बड़े आदमी का काम है, हमारा काम नहीं है, हम 1000 रुपया में क्या इन्वेस्ट करेंगे, 1000 रुपया इन्वेस्ट होकर क्या होगा। तो उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे कि 1000 रुपया इन्वेस्ट करके क्या हो सकता है, उसका पावर क्या है। अच्छा, इज स्टॉक मार्केट फॉर सैलरीड पर्सन? क्योंकि जब बिग कैपिटल नहीं चाहिए तो सैलरीड पर्सन तो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। इसमें भी कई जन को कंफ्यूजन रहता है कि भाई रिस्की प्रोडक्ट है, हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसका क्या लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। ऐसा नहीं है, उसका भी वे आउट है। उसका वे आउट म्यूचुअल फंड से, तो हम लोग म्यूचुअल फंड से भी आ रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों का भी कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं, सब्जेक्ट से मिलता जुलता कुछ रहे तो। सर मेरा एक सवाल है। हाँ सर, अभी जैसा इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है, ठीक है, तो फिर भी मार्केट अभी हाई हो रहा है। तो अभी निफ्टी का भी हाई हुआ 12,100 के ऊपर गया, फिर वो क्यों है? मतलब मार्केट स्लो चल रहा है, पैसा कम आ रहा है, फिर भी मार्केट अभी हाई चल रहा है, क्यों? ठीक है, और कुछ सवाल इस पे हम आएंगे, इसको आपको हम क्लियरली समझाएंगे क्यों हो रहा है।
गुड क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं सैलरीड पर्सन बिग कैपिटल नहीं चाहिए, सैलरीड पर्सन भी कर सकता है। अब आते हैं हम लोग टैक्सेशन कॉन्सेप्ट पे। कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे तो टैक्स का एक पार्ट हम लोग को पहले सोचना पड़ता है, जो कि छोटा कैपिटल इन्वेस्टर कभी सोचता नहीं। वो देखता है आपको 1,50,000 2 लाख रुपया लगाना है, टैक्स जो होगा देखा जाएगा, पहले कमाई तो हो। टैक्स किस पे देंगे हम? कमाई पे देंगे। कमाई नहीं होगा तो हम टैक्स किस पे देंगे? तो हमारा जो बिहेवियर है वो हमको रोकता है। वो क्यों रोकता है? क्योंकि हम लोग टैक्स नहीं देना। अरे टैक्स नहीं देना है ठीक है, तुम कमा तो लो। कमाने के लिए कोई रोक रहा है क्या? पहले कमा लो 20%, फिर पूछेंगे टैक्स का क्या करना है। नहीं टैक्स नहीं लगना चाहिए। अरे तो एफडी के ऊपर टैक्स दे रहे हो, 7% का एफडी है, उस पे जो इनकम आता है उस पे टैक्स देना पड़ता है, वहां पे तकलीफ नहीं हो रहा है। यहाँ 15% कमाना है, 10% टैक्स देना, बोले नहीं टैक्स लग जाएगा। तो कंसेप्ट को चेंज करना पड़ता कि टैक्स जो है वो एक पार्ट है कोई भी इन्वेस्टमेंट का। स्टॉक मार्केट में भी टैक्स एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सब कुछ लगता है। तो उससे घबराना नहीं, लगता है कमाई पे लगेगा। और यदि आपका लॉस भी होता है तो उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। इस साल आपका लॉस हो गया, अगले साल प्रॉफिट हो गया, तो अगले साल वाले प्रॉफिट पे आपको टैक्स नहीं देना है। इस साल के लॉस से उसको एडजस्ट कर देंगे, उसके बाद भी यदि प्रॉफिट रहता है तब टैक्स देना है। समझ में आया? ये कंसेप्ट क्लियर है ना कि टैक्स जो होता है वो देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टैक्स लगेगा तो लगेगा, सबके लिए लगेगा। अब कोई बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने तो हमको बाजार चल नहीं रहा है, बाजार बढ़ नहीं रहा है, तो वो एक बैरियर है हमारा बिहेवियर को लेकर और कुछ नहीं। मार्केट अपने हिसाब से ही चल रहा है। कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। कैन समवन लर्न स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस? क्या स्टॉक मार्केट का जो ऑपरेशन है कोई सीख सकता है? हर कोई सीख सकता है। कौन ज्यादा अच्छे से सीख सकता है? जिसका ज्यादा इच्छा हो सीखने का, जिसके अंदर पैशन हो, जिसके अंदर, जैसे कोई कहावत है ना कि ग्लास यदि पूरा भरा हुआ रहेगा तो आप उसमें क्या डालेंगे? पानी तो बाहर गिर जाएगा। तो क्या पहले तो खुद को खाली होना पड़ेगा कि हमको चाहिए, हमको सीखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम कितना सीख पाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि वो हमारे कितना काम आता है, क्योंकि उसके भी रूल्स हैं, उसका भी प्रैक्टिस करने का एक तरीका है। अब आप ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट में बहुत सारा ऑप्शन है। ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट में इट इज नॉट दैट यू शुड ओनली एक्ट एज एन इन्वेस्टर, ऐसा कुछ नहीं है। ऑपरेशंस ऑफ स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है स्टॉक मार्केट, जहां पर आप अपना रोल खुद डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को क्या करना है। मेरे को अपना कैपिटल लगा के इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाना है, या मेरे को कहीं पे नौकरी करना है, या मेरे को कोई चीज में रिसर्च करना है, या मेरे को कोई पढ़ाई करनी है, या मेरे को ट्रेनिंग देनी है। आप अपने ऊपर उसको डिसाइड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा बिजनेस है। लोगों को क्या लगता है कि स्टॉक मार्केट मतलब खुद का पैसा लगाना और हार जीत करना, ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस क्या है, आपको पता है? हाँ थोड़ा थोड़ा पता है। क्या है बताइए। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर होता है वो कर सकते हैं। वो तो अपना ही काम हो गया ना। ट्रेडर- अपार्ट फ्रॉम हाँ। इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, हाँ क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी है? ट्रेडर मतलब इक्विटी जो ट्रेडर होता है जो बैठे बैठे करते हैं, ऑर्डर करते हैं, फिर वो तो वही हो गया, वो तो इन्वेस्टिंग ही हो गया ना। उसके ना, अलावा जो कंपनी में करते हैं ना, जो डीलर बोलो डीलर का डीलर, डीलर, हाँ, डीलर। वो एक पार्ट है। फंड मैनेजर होता है, एनालिस्ट होता है, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट होता है, अभी होता है सर बैक ऑफिस ऑपरेशंस होता है। हाँ। बैक ऑफिस ऑपरेशंस बहुत बड़ा होता है। बैक ऑफिस के अंदर में आपका डीमैट अकाउंट, पेइंग पे आउट, ऑक्शन सेटलमेंट, एक्सचेंज के साथ कंप्लायंस, बहुत सारा काम है जिसमें कि लोगों को 50-50 हजार रुपया महीना मिलता है। तो आपको स्टॉक मार्केट में मतलब स्टॉक मार्केट में पैसा ही लगाना है ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन स्टॉक मार्केट को लोग खाली क्या सोचते हैं कि पैसा लगाना है, गैम्बलिंग है। उससे कितना बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, उससे कितने लोगों को काम मिल रहा है, उसके ऊपर लोगों का फोकस नहीं जाता है, क्योंकि लोगों का अल्टीमेटली निफ्टी पे ही नजर है कि 12,100 है कि 10,100। उसी से हम लोगों का बिहेवियर कनेक्ट हुआ है, हमारा नेचर हो गया है कि हम लोग बैरियर में हैं, हम लोग उसके बाहर नहीं आ रहे। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन आपको लगता है कि आपको सिर्फ यही काम आता है, दूसरा काम ही नहीं आता है, तो इसके बाहर आना पड़ेगा। What needs to be done to have faith, belief, confidence in equity investing and trading? ऐसा क्या किया जाए जिससे कि आपका इक्विटी के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए फेथ डेवलप हो, कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप उसमें इंटरेस्ट ले सकें। ये आप लोगों को बताना पड़ेगा, तब फिर मैं बताऊंगा। लर्निंग, प्रैक्टिस, सर वही प्रैक्टिस प्लानिंग सभी लगता है। लर्निंग एंड प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली। बोलिए ऐसा क्या है जिससे कि हमारा फेथ बढ़े, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, हमको मजा आए? इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, आप बोलिए। सर अपने पास लर्निंग है तो नॉलेज सब कुछ रहता है, लेकिन जब कभी कभी जो फ्रॉड हो जाता है उस वजह से थोड़ा फेथ भी कम हो जाता है सर। आपका? लर्निंग एंड प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस एंड लर्निंग। पैशन चाहिए। पैशन। देखिए फेथ जहां पे आपका ये आया ना क्वेश्चन कि स्कैम हो जाता है, फेथ गड़बड़ा जाता है, धोखा हो जाता है, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे लिए प्रोडक्ट ये नहीं है, यही तो? नहीं सर, जैसे आपने बताया कि क्या एक होना चाहिए जो स्टॉक मार्केट में पब्लिक का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, जैसा आपने बताया अवेयरनेस जो है। तो अवेयरनेस एक तो क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टॉक मार्केट को उतना सही नजर से देखा नहीं जाता है। जब आप किसी को स्टॉक मार्केट के बारे में बोलना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तो सामने वाला यही सोचता है कि भाई सुन लेते हैं इसका, बाकी अपने को करना कुछ भी नहीं है। ये हमारा ठीक है सर बोल रहे हैं, सुन लो, अपने को अपने पैसा नहीं लगता। हमारे पापा बोल दिए कि इसमें पैसा नहीं लगता, क्यों? वो फियर वही है आपका कि कोई ना कोई स्कैम हो जाएगा, मैनिपुलेशन होता है और इसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो मिथ्स, मेरे लैंग्वेज में इसको मिथ बोलते हैं, और जिसका पैसा खोता है उसके लैंग्वेज में धोखा। तो जिसका पैसा लग गया तो धोखा ही हो गया। वापस से वो उस क्वांटिटी में इन्वेस्ट करेगा या उस पूरे विश्वास से बाजार में वापस आएगा, जरूरी नहीं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट मेरे हिसाब से होता है वो है आपका लर्निंग, प्रैक्टिस, सब सही है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका बिहेवियर, क्योंकि हमने अपने कोर्स का नाम भी यही रखा है, जो कि यहाँ पे बोर्ड में लगा हुआ भी है, हाउ टू बिहेव इन स्टॉक मार्केट। मेरे को कई जन ने सजेस्ट किया कि आप इसका नाम रखिए हाउ टू एक्सेल इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अर्न इन स्टॉक मार्केट। ये सब कुछ बिहेवियर के पीछे ही आता है। जैसे कि सर अपने जो मेरा जो क्वेश्चन था सर, उसी बेस पे अभी रिसेंटली कुछ स्कैम हुए सर, जैसे ILFC का हुआ है, DHFL का हुआ है, तो ये रिलायंस का भी जो हुआ है सर, और इंडिया बुल्स का भी जो पैसा गया है सर, ये जितने भी कंपनीज है सबको सर येस बैंक ने लोन दे रखा था सर, लेकिन ये येस बैंक का NPA जो बढ़ा है क्या रेट में है, ये RBI को भी रिसेंटली वो ओपनली पब्लिक के सामने वो नहीं लेके आ पाई सर। तो जिसका 280 में शेयर था सर, आज वो 48 में रेट चल रहा सर उसका। 280 नहीं 450। 450 वो मुझे लास्ट मैं बताता हूँ। तो ये जो एक जगह पे तो एक आता है ना सर, जो सामने वाला एक ट्रांसपेरेंसी नहीं कर पा रहा, जो एक क्लियर जजमेंट नहीं ले पा रहा है कि कौन सही है कौन रॉन्ग है, कौन गलत है, इस पे भरोसा करें। ये जगह पे भी थोड़ा आ जाता है सर। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है ना, जैसे मैंने कहा 1998 में इंडिया का स्टॉक मार्केट यंग स्टॉक मार्केट, तो इंडिया से अलावा भी वर्ल्ड में बहुत सारे स्टॉक मार्केट्स हैं।
उनकी हिस्ट्री इंडिया से भी बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे बीएससी स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना, लेकिन आज भी बीएससी एनएससी से पीछे है। एनएससी में बहुत ज्यादा काम होता है, बीएससी में उतना ज्यादा काम नहीं होता है। बीएससी बोल के एक स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी बोल के एक स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो किसी का उम्र बड़ा होने से उसमें बहुत ज्यादा पावर आ जाता है, ऐसा नहीं। इसका उम्र छोटा है, 93-94 में एनएससी बना है, लेकिन वो उससे ज्यादा फैल गया क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया उसका वो ब्रांचेस हुआ। बीएससी क्या है, रीजनल एरिया में रह गया, महाराष्ट्र में उसका फोकस रह गया। तो आपका जो क्वेश्चन है कि ऐसा हुआ, अभी जो हुआ, यस इसका एक ही आंसर है, सिंपल सा, आप हमेशा याद रखिएगा, जो कि आपने सुना भी होगा। मैं लिख देता हूं, आदमी को लिखा हुआ ज्यादा याद रखता है। मेरा 18 साल का ये एक्सपीरियंस है, और आप भी जब 18 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा। ये कोटेशन है, एक मुहावरा है, इतिहास अपने आप को दोहराता है। आप जो देख रहे हैं वो आज आप देख रहे हैं, मैं ऐसा पहले देख चुका हूं, ये उससे पहले देख चुके होंगे। उसका सिर्फ नजरिया बदल रहा है। मार्केट हमेशा ऐसे ऐसे ही चल रहा है। जैसे अपनी हार्ट बीट चल रही है ऊपर नीचे, वैसे ये भी चल रहा है। आप यहां पे धोखा हो गया, आप यहां पे तकलीफ पाके निकल गए, आपको यहां पे फिर धोखा होगा क्योंकि आप तो यहां निकल गए। आपको ये समय नहीं दिखा, ये समय नहीं दिखा, ये समय में आपको यस बैंक अच्छा लगा, फिर ये गिरा, फिर आप बोले यार ये क्या हो गया। फिर इनका क्वेश्चन वो नहीं था, आप जो बोल रहे थे कॉन्फिडेंस हिल गया वो ना, नहीं सर, जैसे इसलिए एक ही सॉल्यूशन है, नेवर इन्वेस्ट ऑल योर एग इन वन बास्केट। उसके लिए डाइवर्सिफिकेशन, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शंस, आई थिंक द आंसर। यस बैंक फिर से बैक करे। इनका बोलना है कि स्कैम हुआ, इतने सारे, हाँ होते रहेगा ना। तो ये यही बोल रहा हूँ कि ये तो होता रहेगा। ये आप 18 साल 20 साल का जो हिस्ट्री है, आपने अभी देखा है, हमने 2008 में देखा है, पीछे 95 में देखा है। एनरॉन बोल के एक यूएस का कंपनी था, एनरॉन, ENRON, तो वहां पे उसका स्कैम हुआ था। स्कैम होना स्टॉक मार्केट का पार्ट है। अपने इससे बचेंगे कैसे? हाँ, उसके लिए भी एक ट्रेनिंग है, उसके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोसेस होता है कि आपको कैसे बचना है। जैसे दादा का सजेशन सही है कि आप एक ही कंपनी में या एक ही सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टेड मत रहिए। जैसे DHFL, इंडिया बुल, यस बैंक, ये क्या फाइनेंशियल सेक्टर है, सब फाइनेंस से रिलेटेड है ना, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं कि आप वहां पे अपना एक्सपोजर डिफाइन कर सकते हैं, एलोकेशन डिफाइन कर सकते हैं। अब क्या है, जो स्टॉक ज्यादा न्यूज में रहता है लोग उसी में इंटरेस्ट लेते हैं। यस बैंक के अलावा भी तो बहुत सारा बैंक है, लेकिन यस बैंक की क्यों लेना है? क्योंकि वो न्यूज में, और वहां पे क्या आ रहा है, आपका नेचर, बिहेवियर, साइंस, यही काम कर रहा है, क्योंकि आपके सामने में उसी का पिक्चर रन किया जा रहा है बार बार। आप बार बार ये देख रहे हैं यस बैंक, यस बैंक, यस बैंक, DHFL, यस बैंक पहले से फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था, इसलिए लोग हाँ, का एक hesitation लेकिन जब वो न्यूज में आ जाता है ना, तो आपका बिहेवियर क्या होता है, उसके प्रति वो हो जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा, इंटरेस्ट, यही लेते हैं, यही क्यों गिर रहा है, ये क्यों, क्योंकि वो फोर्थ लार्जेस्ट बैंक था, इसलिए अभी को उसका इंटरेस्ट है। बट उसी अभी वक्त वो गिर रहा है, जब यस बैंक 450 था, उस वक्त 10 ठो बैंक और भी था जो वहां से बड़ा है, बड़ा उसमें तो किसी का क्वेश्चन नहीं आता है कि मैंने कोटक नहीं लिया सर 1200, एक्सिस बैंक का, नहीं मेरे को तो यस बैंक ही लेना है, क्योंकि वो न्यूज में रहता है।
और क्या क्वेश्चन बोलिए। सर मेरा वो जो फॉल किया वो चीज़ के लिए नहीं था सर, मेरा जस्ट ये क्वेश्चन था कि जैसे अपने बैलेंस शीट देखते हैं सर, तो फाइनेंशियल्स जो फाइनेंशियल देखते हैं सर, तो उसमें अपने को तो पूरा डिटेल्स नहीं, क्लियर पिक्चर तो नहीं आता ना सर। नहीं, वो हो गया मैनेजमेंट फ्रॉड। वो आपका जो क्वेश्चन है वो हो गया मैनेजमेंट फ्रॉड, और मैनेजमेंट को जज करना इन्वेस्टर के लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो भी एक आदमी है और आप भी एक आदमी है। आप क्या सोच रहे हैं और वो क्या सोच रहा है मैच नहीं करेगा। आपका काम क्या है, आपको अपना जजमेंट लेना पड़ता है। जितने भी फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं ना, फंडामेंटल एनालिस्ट किसको बोलते हैं? फंडामेंटल एनालिस्ट जो कंपनी के रिकॉर्ड्स को रीड करते हैं, कंपनी के बिजनेस को रीड करते हैं, कंपनी की मैनेजमेंट को फिजिकली जाके मिलते हैं और उसको रीड करते हैं, पूछते हैं, बात करते हैं डायरेक्टर से, एमडी से, फाइनेंशियल सेक्रेटरी से, उनके सीएस से, सीए से, तो वो एक जजमेंट लेते हैं कि ये आदमी कैसा है। बट वो काम एक इन्वेस्टर नहीं कर सकता है, क्योंकि एक इन्वेस्टर के पास उतना टाइम नहीं है। तो उसको फिर ओवरकम करने के लिए टेक्निकल एनालिस्ट का भी काम आता है। टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, उसका प्राइस रीड करते हैं, प्राइस जो मार्केट में चल रहा है, वॉल्यूम जो हो रहा है, उसमें कई तरह की स्टडीज को लगाते हैं और उसके बाद उसमें एक व्यू लेते हैं। तो आजकल क्या है, फंडामेंटल और टेक्निकल मिला करके आपको व्यू मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फंडामेंटल खराब है, टेक्निकल अच्छा लग रहा है, टेक्निकल खराब है, स्क्रिप्ट का फंडामेंटल अच्छा लग रहा है। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हमेशा चलेगा। आपको जजमेंट लेते वक्त अपना एक्सपीरियंस को यूज करना पड़ेगा कि मेरे को ऐसा लगता है, मेरा ऐसा बिहेवियर पहले देखा हुआ है, मेरा ऐसा मार्केट समझा हुआ है, या मेरा मेंटर जो है या मेरा एडवाइजर जो है मेरे को जो राय दे रहा है, मेरे को उसी के हिसाब से चलना है। तो जितना लॉस जितना आप खुद करेंगे, हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आप उतना लॉस नहीं करें, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट का गारंटी कोई नहीं ले सकता है। आप हो सकता है कि 450 में खरीदे और 40 रुपए तक पकड़ के रखें, हम हो सकता है कि 450 में खरीदे और 440 में बेच दें, और फिर उसको हम नहीं खरीदे, क्योंकि उसके पीछे भी मेरा एक रीजनिंग है, एक लॉजिक है, एक ट्रेनिंग है, एक सब्जेक्ट है, वो भी पूरा, जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो भी हम लोग सिखाते हैं। तो जिसका जैसा क्वेश्चन होता है, जिसका जैसा इंटरेस्ट होता है, उसको वैसी ट्रेनिंग दी जा सकती है। आपका जो भी डाउट्स होगा वो पोस्ट ट्रेनिंग, उसके बाद भी हम 3 साल का मेंटरिंग देते हैं, जिससे कि आपको उसके बाद भी क्वेश्चन होता है कि पढ़ने के बाद आप कॉलेज से निकल गए, उसके बाद आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं, कहाँ आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, फिर आप क्या टीचर से बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास, मैंने ऐसा ड्राफ्ट किया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ सिखा देने से नहीं होता है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे, यस बैंक खरीदोगे, डीएचएफएल खरीदोगे और वहां पे कुछ होगा तो आप पूछोगे, तो हम बताएंगे कि इसमें ऐसे करना चाहिए था, इसमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आप अगली बार जो है वो उस चीज को याद कर लोगे कि नहीं, अगले बार से अपने को ऐसा नहीं करना। तो ये एक बेनिफिट होता है मेंटरिंग का, जो कि मुझे स्टार्टिंग में नहीं मिला, तो मेरा भी 10 साल खराब हुआ लाइफ का। खराब हुआ नहीं बोलेंगे, अब हम लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखा। तो हम नहीं चाहते हैं कि जो नया बंदा हो, जिसको हम ट्रेन करें, या हमारे पास कोई पुराना बंदा भी मार्केट का है, तो उसको हम सपोर्ट नहीं दें। ऐसा नहीं, हमने सिखा दिया, पैसा ले लिया, उसके बाद आप जाइए, यूज करिए, मत करिए, वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव है, आपका 10,000 भी लग रहा है सीखने में, तो उसका यूटिलिटी जो है आपको हमारे साथ मिल करके फायदा मिलता है। हो सकता है कि आपको हम आपसे जुड़े रहे, तो आपको कुछ ऐसा चीज बता दें जिसमें कि आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ जाए और आप उसमें और भी कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि नॉलेज दे देने से नहीं होता, नॉलेज का एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन विद टाइम ही होगा। जो चीज अभी देखने को नहीं मिल रही है मार्केट में, और उसके बारे में मैं आपको आज समझा दिया, लेकिन आपको देखने को मिलेगी 2 साल बाद, तो आप उस वक्त मेरे को कनेक्ट नहीं करोगे, तो आपको कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि उस वक्त भी आप कनेक्ट करो कि सर आपने ऐसा बताया था, ऐसा हो रहा है या ऐसा हुआ, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन है, मेरे को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो वो एक बेनिफिट भी अपने अपना इंस्टीट्यूट में देना चाहते हैं। मेरा एक सवाल था। हाँ। जैसे हमने डीएचएफएल 100 में खरीदा था, 600 में बेचा नहीं, तो इसमें मेरा फॉल्ट क्या हुआ? इसमें आपका फॉल्ट ये हुआ कि आप उसको सिर्फ फंडामेंटली चेक कर रहे हैं, बट देयर इज वन मोर एस्पेक्ट विच इज कॉल्ड टेक्निकल एस्पेक्ट।
एंड देयर इज वन मोर एस्पेक्ट व्हिच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट एस्पेक्ट। इंटरेस्ट रेट का स्प्रेड चलता है मार्केट में। डीएचएफएल क्या कर रहा है? डीएचएफएल का बिजनेस मॉडल क्या है? फाइनेंस। एक जगह से पैसा उठाता है, एक जगह पैसा देता है। यहां से जो पैसा उठा रहा है वो उठा रहा है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, और वहां जो पैसा दे रहा है वहां दे रहा है 5 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल। ये कनेक्ट सही बैठ रहा है बिजनेस मॉडल का। पैसा उठा रहा है 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 1 साल, 2 साल बोल के, आगे लॉन्ग टर्म लोन दे रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है। इसमें स्प्रेड को कमा रहा है। यहाँ 10% में उठा रहा है, वहां लॉन्ग टर्म में छोड़ दे रहा है। यहाँ का साइकिल जो है ज्यादा घूम रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद पेमेंट आ जाएगा, यहाँ पे इसको पेमेंट करना पड़ेगा, फिर 3 महीने का पैसा उठाओ। यहाँ पे पैसा दिया हुआ है लॉन्ग टर्म 10 साल, 5 साल, यहाँ पे इंटरेस्ट रेगुलर आ रहा है धीरे धीरे। ये जो साइकिल है फास्ट घूम रहा है, तो यहाँ पे स्प्रेड का उसको प्रॉब्लम आ गया। इसको बोलते हैं एसेट लायबिलिटी मिसमैच। एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो गया। ये पैसा तो देगा नहीं अभी 5 साल वाला, ये पैसा मांग रहा है 6 महीना में। वो तो उसका स्टार्टिंग से बिजनेस ऐसा ही चल रहा था साइकिल। ऐसा ही चल रहा था, ये साइकिल ही गलत था। कुछ लोग एनबीएफसी में इन्वेस्ट ही नहीं करते, कुछ लोग बैंक्स में इन्वेस्ट ही नहीं करते, जो कि 20-20 साल पुराने इन्वेस्टर बोलते हैं हम लोग को इनका बिजनेस समझ में आ गया, इनके पास कुछ नहीं हो सकता, रिस्क है। ये 2%, 3% का मार्केट में काम कर रहे हैं, 1-1 लाख करोड़ का एसेट खड़ा करके रखे हैं। कहीं भी मार्केट में कुछ डिसबैलेंस होता है, सबसे पहले इन्हीं को नुकसान होता है, जो कि अभी एनपीए साइकिल में इंडिया को देखना पड़ा। एनपीए कितना हो रहा है बैंकों का? क्यों हो रहा है? उन्होंने लोन दिया है 100 रुपया और नुकसान हो रहा है 5 रुपया, उनका मार्जिन है 3 रुपया। बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, लेकिन उस कंसेप्ट में देखेंगे तो आप अपना कमाई से बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, और वो डिसबैलेंस होगा इकोनॉमी में, डिमांड सप्लाई ऊपर नीचे करेगा, और जहां पे एक आदमी डिफॉल्ट करेगा तो उसके सीरीज ऑफ डिफॉल्ट होगा फिर। तो फाइनेंस एज अ कंपनी, एज अ बिजनेस बहुत रिस्की होता है। उसको रीड करना, उसको वैल्यू देना, उसको टाइम करना, आपको ये टाइमिंग करना आना चाहिए। जब आप इस टाइमिंग को करना सीख जाएंगे, उसको भी सिखाया जाता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, क्योंकि इतना सब कुछ सेमिनार में नहीं डाला जा सकता है। एक एक पॉइंट को टच कर रहे हैं। सपोज हमने पहले 10,000 हमने इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में, 1 साल के बाद हमारा 5,000 लॉस हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर में हम कैसे ये प्रोडक्शन में ये 5,000 फिर से पेमेंट करने? देखिए, मेरा बोलने का मतलब है कि पहले इन्वेस्ट करने के पहले एनालिसिस किया जाता है, इन्वेस्ट करने के बाद रिस्क प्रोटेक्शन किया जाता है। रिस्क प्रोटेक्शन कैसे करते हैं? रिस्क प्रोटेक्शन 2 तरह से क्योंकि होता है। हम 10,000 हमने पहले और मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम 10,000 इन्वेस्ट किया किसी के बात से, हम 5,000 ऊपर लॉस ले लिया, ठीक है। इसके बाद 1 साल के बाद हमने देखा कि मेरा कैपिटल 5,000 हो गया, तो नेक्स्ट ईयर में हमने क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि मेरा 5,000 फिर से लौट आए। नहीं, अभी इसमें क्वेश्चन हमारा आपको रिप्लाई तो हम क्या करें? तो स्टॉक मार्केट से विथड्रॉ हो जाएगा, और फिर से नहीं तो फिर इन्वेस्ट एक्सेल कैपिटल इन्वेस्ट। आपको क्या करना चाहिए कि जो 10,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले तो आपको ये एलोकेशन समझना पड़ेगा कि आप ये 10,000 रुपया आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना पैसा लगा रहे हैं। ये 10,000 रुपया टोटल पोर्टफोलियो का क्या परसेंटेज है, आपका इनकम क्या है, और आप क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद उसका प्रॉफिट लॉस निकाला जाएगा। आपने 10,000 लगाया और आपका महीना का 50,000 का इनकम है, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आपने 10,000 लगाया और आपका महीना का 10,000 का इनकम है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो पैसा एलोकेशन जिसको बोलते हैं, फंड एलोकेशन, वो भी एक सब्जेक्ट होता है स्टॉक मार्केट में कमाने का, कि हम अपने प्रोडक्शन कैसे होगा? क्योंकि हमने सोच लिया कि प्रोडक्शन तो 10,000 लॉस हो गया। प्रोडक्शन 2 चीज से होगा, नॉलेज, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। आपको ये ट्रेनिंग समझना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट का प्रोसेस कैसे चलता है, स्टॉक मार्केट में क्या क्या इन्वेस्ट करने के पहले क्या क्या सीखने का है।